इनकाउंटर कर दी गई है। अब वो हत्या है या इनकाउंटर है, इस पर हम बात करेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे बीच हमारे जेएलकेएम के साथी अमित मंडल हैं और हमारी गुमला की प्रत्याशी निशा भगत हैं, और ये हमारे सूर्य नारायण हांसदा जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी हैं उनकी पत्नी हैं, और ये उनकी माँ हैं। तो हम आपको पहले ब्रीफ कर देते हैं कि कौन थे सूर्य नारायण हांसदा। उसके बाद उनकी पत्नी भी आपके बीच में तमाम ये सारी चीज़ें हैं, वो कितना ट्रस्ट चलाते थे, उन्होंने क्या क्या समाज को योगदान दिया है, वो सारी बातों को हम आपके बीच रखेंगे। तो सूर्य नारायण हांसदा जी का पिछले दिनों इनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाया और मीडिया को परोस दिया कि उनकी हत्या कर दी गई, इनकाउंटर कर दी गई। पुलिस उनको 10 तारीख के दिन सुबह में गिरफ्तार करती है, शाम को गिरफ्तार करती है 5 बजे। उसके बाद उनको वहां से, जहां घटना स्थल है, जहां उनको गिरफ्तार किया गया है, वहां से उनको लगभग 110 किलोमीटर के दूरी पे ले जाके उनका इनकाउंटर करती है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये गोड्डा के शासन व्यवस्था जो है, वहाँ के जो एसपी हैं, वहाँ के जो डीएसपी हैं, उन्होंने अपने पीसी में समक्ष मीडिया के रखा है कि हमने उनको देवघर के एक छोटे से जिले से, छोटे से पदाधिकारियों ने उनको अरेस्ट किया, यानी कि लगभग 2-4 पदाधिकारी ने उनको अरेस्ट किया। सूर्य नारायण हांसदा जी कई गंभीर बीमारी से तत्काल ग्रसित थे, जैसे कि उनको टाइफाइड था, उनको पेचिस भी पड़ा हुआ था, यानी कि वो काफी तरह से कमजोर थे। और उनको वहां देवघर से गिरफ्तार करके उसके अगले दिन रात्रि 1 बजे उनका इनकाउंटर ललमटिया में किया जाता है। ये अपने आप में खुद एसपी साहब इस सवाल को खड़ा कर दिए हैं, और इस सवाल को हम लोग पूरे जेएलकेएम के जितने साथी हैं सब लोग पूछ रहे हैं, प्रशासन से भी और झारखंडियों से भी, कि क्यों एक ऐसे व्यक्ति का गिरफ्तार होता है जो वहाँ लगभग 300 से 500 बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, कई एक ट्रस्ट चलाते हैं, और वो सारे बच्चे आज उनकी जो हत्या होने के बाद उनको बॉडी सौंपी गई, उस बॉडी के समक्ष बैठ के रो रहे हैं, वहाँ के पूरा ग्रामीण रो रहा है। तो एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके, जबकि उनके नाम से कई एक केस थे, ईसीएल द्वारा, अडानी द्वारा कई एक केस थे, और उस केस में उनको लगभग सभी केसों में बेल मिल चुका था। 2 मात्र ऐसे केस थे जिसपे अनुसंधान किया जा रहा था, यानी कि कोई भी ऐसा केस नहीं था जिनमें उनको अरेस्टिंग के लिए कुछ था। प्रशासन लगातार उनके माँ पे, उनकी पत्नी पे दबाव बना रही थी कि आप हमें उनका पता बताइए, आप हमें उनका पता बताइए, नहीं तो हम लोग इनकाउंटर कर देंगे, आप सरेंडर करवाइए। उनकी माँ, उनकी पत्नी ने यह आश्वस्त किया प्रशासन को कि हम जल्द ही आपके समक्ष सूर्य नारायण हांसदा जी को पेश कर देंगे। लेकिन उसके बाद जब गिरफ्तारी होने के बाद भी उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है दूसरे जगह पे ले जाके, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब हम लोग प्रशासन से भी मांग रहे हैं और इस अगुआ सरकार से भी मांग रहे हैं कि क्यों एक व्यक्ति को जो समाज सेवी है, जिन्होंने 4 चुनाव को लड़ा, एक बार जेएमएम से चुनाव लड़ा, जेबीएम से चुनाव लड़ा, फिर बीजेपी से चुनाव लड़ा, बीजेपी में उनको लगभग 50,000 मत भी मिले, 75,000 मत मिले। उसके बाद फिर उन्होंने जब बीजेपी से प्रयास किया तो उनको टिकट नहीं मिला, तो इस बार अंतिम बार उन्होंने हमारी पार्टी से चुनाव लड़ा, यानी कि जेएलकेएम से चुनाव लड़ा, और इस जेएलकेएम से चुनाव लड़ने के बाद भी उनको सम्मानजनक मत प्राप्त हुए। तो एक ऐसी व्यक्ति का इनकाउंटर कर देना जो पिछले 4 बार प्रयास किया है चुनाव लड़ने का, और उनको काफी सारे लोगों ने सम्मानजनक वोट भी किया है, वैसे लोगों का सवाल है इस मीडिया के माध्यम से प्रशासन से, सरकार से, कि क्यों उनकी इनकाउंटर की गई। बाकी हमारे साथ निशा भगत जी भी हैं जो हमारी गुमला के प्रत्याशी, वो भी अपनी बात को रखेंगे। निशा दी, बात रखिए अपना। चूंकि सबसे पहले तमाम मीडिया के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार। आज इस दुख के विषय में, चूँकि पूरा झारखंड जो है, जो 5th शेड्यूल के तहत जो झारखंड आता है, लगातार संघर्ष कर रहा है, चाहे झारखंड अलग होने के बाद या उससे पहले ही। हमारे कई ऐसे वीर शहीद हमारे झारखंड को अलग करने के लिए शहीद हो गए। ऐसे में आज भी हमारा झारखंड बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, आज भी हमारा क्षेत्र में विकास नहीं होता है,
आज हम जिनके साथ बैठे हुए हैं उनके पुत्र को, उनके पति को एनकाउंटर कर दिया जाता है। वो व्यक्ति जो समाज के परिप्रेक्ष्य में 2013 से, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 2013 से सामाजिक कार्यों में लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिए, स्कूल के लिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छे तरीके से हो पाए इसीलिए सरकार से मांग करते रहे, लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छे से मिल सके इसलिए वो लगातार मांग करते रहे कि यहाँ अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए। यहाँ जितनी भी समस्याएं उनके क्षेत्र में रही हैं लगातार वो आवाज़ उठाते रहे। जब वो क्षेत्र में लगातार बने रहे तो ऐसा कौन सा उन्होंने कांड किया, या फिर अगर एक सवाल देखा जाए तो अगर जो हमारे पूर्व सीएम थे जिनको जानता है पूरा झारखंड, जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, शिबू सोरेन जी के पास भी ऐसे अनगिनत फर्जी केसेस रहे होंगे। मैं उनकी बहन का इंटरव्यू देख रही थी। उनकी बहन ने कहा कि पुलिस से छुपते छापते कभी जंगल में वो भागते थे, कहीं अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे के घर में छुपते थे। तो हर एक ऐसा क्रांतिकारी और आंदोलनकारी हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कई ऐसे लोग उभरे हैं जो अपने हक और अधिकार की मांग को लगातार लड़ते रहे हैं और उनके ऊपर फर्जी केसेस लगातार होते रहे हैं। और इसका साक्षात प्रमाण आपने देखा होगा कि अभी हमारे दिशम गुरु जी नहीं रहे, कई हजारों की भीड़ हमारी जो उनको नमन करने के लिए गई, लेकिन ये मूल्य को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान में हेमंत सोरेन जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और लगातार आदिवासी विरोधी कार्य कर रहे हैं। आदिवासियों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पंकज मिश्रा का नाम आ रहा है और ये पंकज मिश्रा जो लगातार अपने गतिविधियों से, कुकर्मों से वो प्रचलित रहे हैं अपने झारखंड में। आप लोगों को याद होगा, सारी मीडिया ने प्रखरता से दिखाया था 4 साल पहले 3 मई को रूपा तिर्की की हत्या हो जाती है और उस समय भी इतना बवाल हुआ था कि उनको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन ऐसी उनके पीछे क्या ताकत छुपी हुई थी कि पंकज मिश्रा बच गए। अभी भी ये प्रकरण दिख रहा है। जिस तरीके से 2 महीने पहले का स्टेटमेंट है कि जितने भी क्षेत्र में जो ज़्यादा बोलेगा, जो एक्टिविटीज़ क्रिमिनल्स की होगी या फिर कोई ऐसा एक्टिविटीज़ करे जो सरकार के खिलाफ हो तो उनकी हत्या हो जाएगी। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से, पंकज मिश्रा क्या एसपी है? पंकज मिश्रा क्या वो थानेदार है? पंकज मिश्रा क्या प्रशासन का कोई ऐसा नुमाइंदा है जो कि वो जवाबदेही हो सकता है? लेकिन इस झारखंड राज्य का जब से हेमंत सोरेन जी हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, ना स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे ग्रामीणों को मिल रही है, ना शिक्षा की व्यवस्था मिल रही है। आज भी कई क्षेत्रों में जाइएगा तो गाँव में पुल नहीं है, अच्छा पानी पीने के लिए पानी नहीं है। ये जो शहर आप देख रहे हैं, ये चकाचौंध जो दिख रहा है, ये इसकी परिकल्पना हमारे झारखंड के शहीदों ने नहीं किया था। हमारे ग्रामीणों को जो समस्याएं हो रही हैं, आज हमें ये महसूस हो रहा है कि हमें ग्राम सभा क्यों पारित नहीं करने दिया गया, पेशा कानून क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। तो ये जो हमारे झारखंड में जो हमारे हांसदा भाई जो अब स्वर्गवासी हो गए हैं, दुख की बात है, चिंता का विषय है कि अगर उठाया गया, उनको पूछताछ किया गया, उनके हाथ जब हथकड़ी से बंधे हुए थे तो उन्होंने जब लूटपाट भी किया, चलिए आपने हथियार भी लूट लिया, तो गोली अगर भागता है तो कहाँ लगता है? गोली लगता है पीठ में। एक भी पीठ में गोली नहीं लगी है, जिससे पूरा स्पष्ट पता चलता है कि प्रशासनिक पदाधिकारी जितने भी लोग हैं आज गुंडे प्रवृत्ति के हो गए हैं और आज हमारे झारखंड के मूलवासी और आदिवासियों के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। आज हमारा आदिवासी और मूलवासी जल जंगल जमीन और बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ रहा है, उसी तरह से हमारे हांसदा भाई भी लगातार अपने क्षेत्र के लिए लड़े। क्या हेमंत सोरेन जी उन 200-300 बच्चों को क्या गोद लेंगे? क्या हेमंत सोरेन जी उनकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या उन्होंने अपना बाप खोया तो इतना पूरा समाज के सामने उन्होंने कहा और उनका दुख को भी हमारे पूरे समाज के लोगों ने, सभी बिरादरी के लोगों ने दुख और दर्द को प्रकट करने के लिए नेमरा पहुंचे। आप नेमरा गांव ही देख लीजिए ना, वहाँ सड़कें नहीं थी। इतने टर्म से वो मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी रहे, झारखंड आंदोलनकारी रहे, लेकिन वहाँ की सड़कें नहीं है। उनके जाने के बाद आज हेलीकॉप्टर वहाँ उतर रहा है, हेलीपैड बनाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है। पूरे देश को जानना चाहिए कि ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये जो राज्य है, हमारे झारखंडियों को जो शोषित और वंचित
बनाया जा रहा है, तो यही सरकार है, यही अबुआ सरकार है, यही बबुआ सरकार है, यही हेमंत सोरेन की सरकार है, जो कि सिर्फ बाहरियों का यहाँ पे रुतबा है, यहाँ बाहरियों का दबदबा है। चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारियों की बात की जाए, चाहे यहाँ कोयले व्यापारी की बात की जाए, चाहे यहाँ के इतने अंडरवर्ल्ड डॉन सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पे ऐसे माफियाज दिखाई दे रहे हैं जैसे एनकाउंटर किया गया था अमन साहू जी का। ऐसे कई बाहरी लोग जो यहाँ पे तांडव मचाए हुए हैं, अपने जान का यहाँ पे लोगों को लाला पड़ा हुआ है, यहाँ के लोग त्रस्त हैं, उनको एनकाउंटर ना करके यहाँ के जिनविन मुद्दों के पे जो बात करने वाले लोग हैं, चाहे अगला टारगेट हो सकता है कि मैं हूँ, अगला टारगेट हो सकता है कि हमारे भाई हो, जो लोग भी समस्या को उजागर कर रहे हैं, जो भी हक अधिकार की बात कर रहे हैं, लगातार हेमंत सोरेन जी के गुंडों के द्वारा, ये प्रशासनिक गुंडों के द्वारा उनको दबाया जा रहा है, फर्जी केसेस किया जा रहा है, फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है। और ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे झारखंडी भाइयों को और बहनों को, हमारे लोगों को डराया भी जा रहा है कि जो भी आवाज़ उठाएगा उसकी यही दुर्गति होगी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी झारखंड वासियों को, चाहे वो आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, सबको ये कहना चाहती हूँ, एक उलगुलान कीजिए, क्योंकि एक हमारा एक ही विधायक है, 81 में एक भारी है, टाइगर जयराम महतो जी। माननीय विधायक जी का ये जो पहल है एक सराहनीय है और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक नया उलगुलान लेके आएगा। और ऐसे ऐसे फर्जी इनकाउंटर कराने वाले जो हत्यारे हैं, जिसको कहा जाए कि ये हत्या जो हुई है, ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या हुई है, हत्या करने के बाद इन लोगों ने एनकाउंटर शो किया है। अगर नहीं होता हत्या तो उनके शरीर पे जला हुआ निशान नहीं होता। या तो सामने देख लीजिए चाहे पीछे में देख लीजिए, मुझे लगता है मुझे दिखाना चाहिए आप लोगों को किस तरीके से उनको बुरी तरीके से जला दिया गया। मुझे लगता है कि जांच होगी सही से तो इनकी हत्या हुई है, उसके बाद ही इन लोगों ने एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर किया है। अगर एनकाउंटर करना होता तो 2013 से समाज सेवी रहे हैं, क्यों नहीं मामला उठाया गया? जब 2 केसेस ही बच गए थे, अनुसंधान में चल रहा था, तो ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई? पंकज मिश्रा को क्या ऐसा दर्द पड़ा हुआ था कि उनकी हत्या कराने पे उतर गए? और ये जो देख लीजिए, आप सभी देखिए, आप एकदम गौर से दिखाइएगा कि ये जो हत्या का जो पूरा निशान है, आपके कुछ मीडिया कर्मियों ने दिखाया, प्रखरता से दिखाया। इसके बाद देखिए करंट लगाया गया है, पीछे में एक भी गोली नहीं मारा गया है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक भी गोली नहीं मारी गई है। कोई भी अगर भागता है तो पीछे से गोली मारा जाता है या फिर कोई वार किया जाता है। आप देखिएगा, पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से उनके शरीर पे घाव का निशान है, लेकिन गोली का निशान नहीं है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि प्रशासन पदाधिकारी आज के डेट में सबसे बड़े क्रिमिनल यही है। और आगे का ब्रीफिंग जो है दीदी करेंगी। जो ने माँ को पहले बोलने दिया जाए, माँ पहले बोलेंगी क्योंकि वो बताएंगी शुरू से कि उनका क्या लिविंग स्टाइल था। वो बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए। जिला परिषद दे रही है। इस मोहल्ले में उपस्थित पत्रकार हम सबको याद करते हैं। यही मेरा कहना है, जिस तरह सूर्या जी ने 2009 से चुनाव लड़ा, 2 वर्ष जीएम से, इसके बाद बाबूलाल मंडी लड़ाया, फिर 19 में भाजपा से लड़ा, रघुदास ने टिकट, उसमें 65,000 वोट लगाया, लगातार चुनाव लड़ते रहा। इसके बाद क्या हुआ, आपकी बार जो है 25 में आगे बढ़ गया, रविंद्र हेमब्रम इसको टिकट नहीं मिला, तो आप बाद में जेल से मिला। तो बाबू कहाँ गलती इनका, और उनका घोषित कर रहा है कि आतंकवाद है, ये है वो है। ये जनता का समस्या है, जब से उठाया है तब से वहाँ का यह भी नहीं कुछ नहीं देता, जितना देता है तो कोई इसका गुमराह करके रखते हैं, ये ठीक नहीं है, वो नहीं ठीक है। तो बेटा ऐसा घटना घटी है, 27 तारीख को वहाँ या एशियल में कुछ बम कांड हुआ। 27 तारीख को मेरा बेटा घर में था, छोटी बच्ची का बर्थडे था, तब बेटा उधर रहा। 28-29 तारीख से हमको बड़ा वो करते कहते हैं, जैसे टोरडे थाना का प्रशांत कुमार सिंह को बड़ा वो का नाम, वो हमको कॉल करते हैं, कैसे कहाँ है आपका बेटा, भेंट करा। तो बड़ा वो सुनिए, जैसे 27 तारीख का बोला यहाँ यह हुआ, बर्थडे हुआ, 28 उसका बड़ी बेटी का तबियत खराब हो गया, दोनों आदमी लेके चल का पुट्टा, अब नहीं आए हैं तो बात करा, मोबाइल छोड़ के गए हैं।
हड़बड़ा के उन्हें निकल गए। इसके बाद क्या करने लगा, हमको ललमटिया थाना से बोला के महंगा थाना ले गया। डीएसपी थे, इंस्पेक्टर था, बड़ा वो थे, वहाँ भी सवाल जवाब किया। बोला ठीक है आएंगे, वो बताता है। फिर रात को आया घर, बाहर में गाड़ी खड़ा करके आवाज़ दे रहा है चाची चाचा हम आया। तो बड़ा वो यहाँ बैठिए, बड़ा वो अब हम फोन करते हैं, अब आपको बोल दे कि नहीं है बेटा, आएगा तो सर या करेंगे बात हो गया। इसके बाद 9 तारीख को वो आते हैं 12 बजे रात, आते हैं तो वहाँ जाकर दरवाजा धक्का दे के और घुसा और वहाँ मेरा रूम तोड़ दिया, मेरा अलमारी में पैसे तोड़ दिया, अलमारी में पैसा था वो लूट दिया। जब वहाँ से निकला तो बोलता कि अनाम सारा गाली गली हमको देने लगा, बहुत खराब खराब शब्द गाली, पैसा बेटा ये है वो तो बोलने लायक नहीं है बेटा, हम यही बड़ा वो बोला बड़ा वो आप मुँह संभल के बोलिए, सबका इज्जत प्रतिष्ठा है, नहीं समझ कि हम अनाम सारा गाली पड़ेगा। तो बहुत गाली गुड़ी खराब खराब शब्द निकाला। दूसरे 10 तरह को घोड़े हम पत्रकार बोला कर हम यहाँ निकले। देखिए प्रश्न आने का मना नहीं है, आ सकते जा सकते हैं, लेकिन सर्च कर सकते हैं, लेकिन ऐसा गाली गलौज नहीं किया, वही छपा ऐलान किए तो उन्हें छप दिया। 11 तारीख हुए आते हैं यहाँ, हमको क्या बोलते हैं चाची आप पैसा लुटाया, मेरा चैन लुटाया, बड़ा हो ऐसे बोलते हैं। चल कौन चैन, सोना का चैन, सोना सन वहाँ के आए थे यहाँ तमाम करने के लिए। हाँ चैन लुटाया और घड़ी भी लुटाया, तो ठीक है। तो वहाँ आदमी जैसे हम पहुँचे वहाँ सारा जमा हो गया। जमा होने के बाद वो लोग क्या लिखा नहीं लिखा, बोला कि आप दस्तखत कीजिए, तो बड़ा वो दस्तखत नहीं करूँगी, आप दिखाइए क्या लिखे, नहीं पढ़ने तो दीजिए क्या है नहीं है, नहीं दस्तखत करना पर जेल जाएगा, जेल जाना मजदूर है, लेकिन हम नहीं दस्तखत करेंगे। डीएस निकल गया तो डीएस कॉल करता है, आपका बेटा कांड करता है, आप नहीं दस्तखत करते हैं। डीएस समझे कन्फर्म करके जब इससे 70 रन को क्या करके सोए हुए थे, आँख नहीं खोला, नींद नहीं टूटा, खाना आवाज नहीं दिया, यहाँ तक बस कर देते, अब खा जान देते हैं, खा नहीं जाना जेल जाना होगा, हाँ जेल जाना तैयार है, लेकिन दस्तखत नहीं करेंगे। आप क्या कहिए मैंने फिर कहता वहाँ देगा सब जगह वहाँ दस्तखत की है, ये किया है का, इसीलिए का हमको उसी दिन जेल में 5 बज गया तो वहाँ हमको जज पूछता है आपको यहाँ तो हुजूर सुना जाए। 9 तारीख रात को पुलिस गया 12 बजे, तोड़ फोड़ करके मेरा रूम तोड़ दिया, मेरा रूम तोड़ा, पैसा लुटाया, हम नहीं केस कर रहे हैं, लेकिन हमको अना सना गाली गलौज किया। इसीलिए कि बड़ा बोलता नहीं डरती है, नहीं डरेगी, लेकिन उल्टा पत्रकार यहाँ बुला के फोड़ देते हैं, वहाँ से हमको जेल भेजा। ठीक है जाएंगे उसको देखिए वहाँ। इसके बाद जज बोलते हैं कि कहाँ अब्दुल साहब इसका लोग उसको को बोला आज कल कोर्ट खुलेगा, फाइल कीजिए आप इसका ले लीजिए। 12 को ले गया, एक रात रहे, 12 को गए। इसके बाद हम वहाँ से निकले तब इनका वारंट निकल गया, इनका उसका पत्नी का वारंट निकला। तो हम सोचे नहीं इसको प्रस्तुत करके सरेंडर करके ले लेंगे, तो पकड़ेगा जो ड्यूटी जाती है, इसको सरेंडर करके ले लिया। कोई जज बोला देखिए कैसा इंसान आदमी है, अपना वहू को यहाँ सरेंडर करके ले लेंगे, हाँ ये अच्छा आदमी है तो फालतू में लोग फंसा है, वो शब्द समस्या है। लिहाजा इतना जनता के लिए उतना तो लोग हम वहाँ कहाँ कुछ किया, और जनता गरीब के लिए स्कूल खुला, जन और से विद्यालय है, और वहाँ 300-400 बच्चा है। हाँ वो बच्चा क्या करेंगे, हाँ और सा इतना रोता है बच्चा सब, कितना क्या करें हम लोग सहयोग कीजिए, कैसे हो गुरु का नाम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे भी हो हमको ये निराकरण कर दीजिए, फिर जांच होना चाहिए। दे दीजिए बताएंगे वो बताएंगे कि उनका कौन कौन सा ट्रस्ट चलता था स्कूल। वो अगर इतने अच्छे ट्रस्टी थे, अगर समाज सेवी थे, तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बाद इन लोगों ने अगर पूछताछ करनी थी तो पूछताछ करते, जेल भेजना था जेल भेज देते, लेकिन एनकाउंटर ये कहीं से शोभनीय नहीं था। तो हमारा जो मांग है सीबीआई जांच करने का, और जो दोषी हैं उनको उनके ऊपर कार्रवाई होने का। आप देख लीजिए, आप बता दीजिए। ये सूर्या हंसदा 2022 से एक ट्रस्ट के माध्यम से एक स्कूल खोले थे। उस स्कूल में कम से कम 300 बच्चे थे, सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उस बच्चे का जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेगा।
प्रशासन तो उस मतलब अनाथ कर दिया उतने बच्चे को, 300 का भविष्य तो नहीं बना सकता है, तो उसका ही स्कूल मतलब अभी हम ही चलाएंगे और परिवार के सहयोग से माँ रहेंगे और भैया सब रहेंगे, सभी मिलकर हम लोग चलाएंगे। आगे कुछ दिन से मतलब प्रशासन हमको बहुत टॉर्चर कर रहे थे, घर में भी दे रहे थे मतलब। तो इसके बाद से हम मतलब बच्ची का मतलब रहने का मतलब पूरा 12 बजे जा कर के मतलब 9 तारीख को मतलब पूरा रात 12 बजे जा कर के मतलब पूरा उसको मतलब बच्चा को टॉर्चर किया। मतलब मेरी बड़ी बेटी 8.5 साल की, तो उस डर से मतलब बेटी रहने नहीं खोजती थी। तो वो बोले कि मम्मी अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। प्रशासन आकर के मतलब हम लोग को ऐसे बोलते हैं, रात में उठा देते हैं, हम लोग को डर लगता है मतलब। तो हम बोले कि ठीक है। तो वो बोले कि मम्मी हम लोग अब क्वार्टर में रहेंगे। तो क्वार्टर हम लोग 1-1.5 महीने से रह रहे थे। उस दरमियान में मतलब 2 दिन मेरे पास गए थे, 4 तारीख और 5 तारीख को। तो 4 तारीख की नॉर्मल ही पूछताछ किए, लेकिन 5 तारीख को हमको मतलब पूरा मतलब करके मुझ तक पूछताछ कर रहे थे। तो हम बोले कि मतलब क्या बात है सर, इतना रात आए मतलब। तो बोला कि कहाँ सूर्यांश दा। तो हम बोले कि सूर्यांश दा तो नहीं है यहाँ। तो बोला कि नहीं, 1 घंटा पहले का बात है, यो इस क्वार्टर में आए हैं। तो बोले कि सर नहीं आए हैं। तो बोला कि कैसे अब यकीन के सकते हैं कि वो नहीं आए। तो हम बोले कि सर मतलब छोटा सा क्वार्टर है, छुपने के लिए तो कोई जगह नहीं है, बगल में थाना है, वो नहीं पहुंच सकते। तो पूरा घर का तलाशी लिया तो उनको कुछ नहीं मिला। तो जाते वक्त बोला कि अगर सूर्यांश दा पकड़ाएगा तो इसका इनकाउंटर कर देंगे। तो हम बोले कि सर ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमको पता था इसका तबीयत ख़राब था बहुत ज़्यादा। तो तबीयत ठीक होने के बाद हम सिलेंडर करवा देंगे। तो हम बोले कि सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ दिन का मोहलत हमको दे दीजिए, जितना हो जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इसका सिलेंडर करवा देंगे। तो बोला कि नहीं, हम लोग उसको नहीं छोड़ सकते, अगला कांड हो जाएगा। तो हम बोले कि सर ऐसा कुछ नहीं होगा, ना क्षेत्र में होगा ना बाहर में, मतलब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो बोले कि कैसे यकीन। तो हम बोले कि सर 25 साल का रिश्ता है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो अच्छी तरह हमको पता है। और जितना दिन से 2013 से 4 बार और चुनाव लड़ चुके हैं मतलब, और अच्छा खासा वोट भी लाए, मतलब क्षेत्र में उसका बहुत अच्छा मतलब फील्ड जमा हुआ था। तो इसके बाद मतलब वो बाद में हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग गरीब बच्चा के लिए एक स्कूल खोले। तो एक ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग खोल रहे थे, जो आपको पेपर हम दिखा दिए। तो इस माध्यम से वो मतलब लगातार मतलब ऑफिस में बैठते थे और बच्चे सबको कभी कभी क्लास में पढ़ाते भी थे मतलब उसके साथ मतलब बहुत तरह का मतलब ये है। इसके बाद मतलब जो हम तो संडे को हम लोग का लास्ट बात होता है मतलब 10 तारीख को 3 बजे हम लोग बात किए। तो वो बोला कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो हम बोले क्या हुआ है। तो वो बोला कि मतलब हमको ना टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड से मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी बुझा रहा है। तो हम बोले कि ठीक है आपके पास पहुँचते हैं। तो वो बोले कि मतलब आज मत आइए, बच्चा का तबीयत खराब है, आप बच्चा को संभालिए। इसके बाद तो इस दरमियान में हम बोले कि मम्मी को भेज देते हैं। तो बोला कि मम्मी को मत भेजिए, हम दूसरा जगह जाएंगे, इसके बाद आपको कॉल करके बता देंगे, फिर आप आ जाइएगा मतलब। तो बोले कि ठीक है। इसके बाद कुछ देर वेट करने के बाद फ़ोन नहीं आने के बाद हम क्वार्टर चले गए। क्वार्टर चले जाने के बाद 6:30 बजे हम लोग पहुंच गए। तो इसके बाद 7 बजे मेरे पास कॉल आता है, जो मतलब स्कूल में मतलब वार्डन रहती है। तो वो कॉल किया कि चाची कि मतलब चाचा अरेस्ट हो गए। तो बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है। तो बोले कि घर में यही बात चल रहा है कि अरेस्ट हो गए। तो हम तुरंत माँ को कॉल किए। माँ को कॉल करने के बाद तो माँ से पूछे, तो बोले कि हाँ ऐसे से। तो हम बोले किस जगह से। तो बोले कि मम्मी मतलब मोहनपुर अंतर्गत नवाडी जो मतलब बड़ी मम्मी है उसी घर से मतलब अरेस्ट हुआ। तो वो जगह हमको भी बताए थे। तो हम बोले कि चलिए कन्फर्म हो या अरेस्ट हो गए थे तो मतलब उसके साथ पूछताछ होगा मतलब। तो हम बोले कि मतलब चलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर देते हैं मतलब। तो पत्रकार को हम लोग कॉल किए। तो हम बोले कि हम तो इस वक्त तो क्वार्टर हैं, ऐसा कीजिए आप लोग मतलब डकेता जाइए। तो मम्मी से मतलब वहाँ ये बातचीत करके हम लोग सोचे कि मतलब उसको पूछताछ करेगा और मतलब मंडे के रोज़ उसको मतलब कोर्ट में पेश करेगा मतलब, हम लोग का यही उम्मीद था। तो ऐसा नहीं हुआ। जहाँ से हम लोग को मतलब दूसरा कॉल आया तो हम मतलब बोले कि मतलब चलिए भैया को मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था। तो हम बोले कि अपने हाथ से ही हमको खोजना है अभी। तो हम 9:30 बजे घर से निकले, ड्यूटी पे था और मतलब हमको इसको भी खोजना था। तो हम जैसे ही ललमटिया पहुँचे तो मेरा गाड़ी रोक दिया गया। तो बोला कि भाभी आप कहाँ जा रहे हैं। तो बोले कि भैया कल अरेस्ट हुआ है, तो हम उसी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। कि मतलब हमको नहीं लग रहा है कि हम गोड्डा की जाए कि साहिबगंज, मतलब दोनों जगह केस चल रहा था। तो हम सोचे कि पहले हमको गोड्डा के लिए निकलना है। तो उस दरमियान में बोला कि नहीं भाभी आप पहले भैया को ही खोजिए। तो उस दरमियान और एक आदमी आया तो बोला कि भाभी मतलब कुछ सुनने में आया है गड़बड़। तो हम बोले क्या गड़बड़ है। तो बोला कि उधर में कुछ कांड हुआ है। तो बोले क्या कांड हुआ है। तो उस जगह में भैया का नाम बोल रहा है। तो क्या हम आप देखे हैं वहाँ पर। तो बोला कि वहाँ तो बहुत प्रशासन है, लेडीज़ भी है जेंट्स भी है, तो कोई मतलब वहाँ सटने नहीं दे रहा है कि बाहर पता चला भैया का। हम ले जब तक उसका नहीं देखेंगे तब तक कैसे मान ले कि भैया है।
उस वजह से हम बोले कि ठीक है और आगे चल जाते हैं। तो जाते जाते हम धनकुंडा गाँव पहुँचे। धनकुंडा गाँव पहुँच करके फिर से मेरा गाड़ी रोक दिया गया कि आगे कहाँ जा रहे हैं। तो हम बोले कि भाई ऐसे कुछ सुनने में आया है, वहाँ भैया का नाम बता रहा है। तो हाँ भाभी भैया का ही नाम बता रहा है। तो हम बोले कि आप देखे हैं मतलब? तो बोला वो भी नहीं देखे हैं, बाहर में आ रहा है सुनने में कि भैया के साथ ही ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तब वहाँ पर ही करके हम गाड़ी से उतर गए और मतलब मम्मी के लिए हम फ़ोन किया और मम्मी को बोले कि मम्मी ऐसा ऐसा बात चल रहा है कि आप यहाँ आ जाइए, हम इसी जगह में हैं। तो हम तो फिर बाइक लेकर के मतलब थोड़ा दूर गए अपनी बेटी के साथ में। तो वहाँ जाने के बाद हमको रोक दिया गया। तो बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? प्रशासन तक कहाँ जा रहे हैं? तो हम बोले कि मतलब कौन सी हुआ है, हमको वो जगह मतलब जाना है। तो बोले कि आप नहीं जा सकते। तो क्यों नहीं जा सकते? जब इसका नाम लिया जा रहा है तो हमको जाने दीजिए। तो नहीं, आपका बच्चा का तबीयत ख़राब है, अगर बाय द वे मतलब वही निकले तो मतलब बच्चा का तबीयत ख़राब हो जाएगा। ऐसा कीजिए बच्चा को मतलब पहुंचा दीजिए घर, इसके बाद आप अकेले आइए। बोले कि ठीक है। तो हम सोचे कि मतलब बच्चा को मतलब घर में छोड़ देते हैं, इसके बाद हम घटनास्थल पहुंचते हैं। जब तक हम बच्चा अपना मायके में छोड़ते, वहाँ से मतलब बॉडी को उठा लिया गया था। मम्मी के सामने बहुत प्रयास किया मतलब देखने के लिए, लेकिन वहाँ उसको देखने भी नहीं दिया और हमको तो रिटेन पहले ही मार दिया। तो उसके बाद हमको बोला कि मेन रोड में आप रहिए। कहाँ है? तो हम बोले कि मेन रोड में है। तो हम मम्मी का इंतज़ार कर रहे थे। तो बोला कि फर्स्ट गाड़ी में पिकअप है, उसी में मतलब भैया का बॉडी रखा गया है मतलब। तो हम मतलब वहाँ इशारा किए रोकने के लिए, तो वो लोग नहीं रोका। तो मतलब जान परिचय का था मतलब चौकीदार तो खड़ा था। वो बोला कि भाभी भैया का डेड बॉडी है, आप गाड़ी के पीछे आइए। तो हम अपना गाड़ी का वेट कर रहे थे। इसके बाद हम लोग मम्मी मेरे पास आधा घंटा आने में लगा मम्मी को। तो इसके बाद हम लोग गाड़ी उसका पीछा किए। तो महागमा कुछ वहाँ तो नहीं था। तो आगे इस मतलब उसको पहले लाया गया, मतलब उसके बाद उसको कहाँ रखा ये पता नहीं चला। पहले हम सरदार अस्पताल गोड्डा पहले हम लोग पहुँच गए, जबकि उसको आधा घंटा 1 घंटा पहले निकाला था मतलब। तो हम लोग पहले जा कर के पूछे तो मीडिया वाला बोला कि अभी तक भैया का डेड बॉडी नहीं आया। तो हम बोले कि मतलब क्या ये हो सकते हैं? तो हमको उतना यकीन नहीं था मतलब। हम बोले कि जब तक बॉडी नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं मान सकते हैं। तो इसके बाद मतलब डेड बॉडी आया, मतलब पेरेंट्स वाला पूछा इसी से। तो हम लोग बताए अपना जो समस्या था बताए। इसके बाद वो लोग बोले कि मतलब ठीक है इंतज़ार करते हैं। जब गाड़ी से उतरा तो हम पैर देखे तो हमको यकीन आ गया ये मेरा पति है। तो इसके बाद हम लोग बोले बहुत प्रयास किए देखने के लिए, लोग देखने दीजिए, लेकिन वो लोग देखने नहीं दिए। इसके बाद हम बोले कि मतलब कम से कम अभी तो देखने दीजिए मतलब। तो एक्सरा रूम में ले गए, वहाँ एक्सरा किया मतलब। इसके बाद फिर वहाँ से ही क्या मतलब मेरे पास से ही मतलब चल रहा था बॉडी, लेकिन हम दोनों को देखने नहीं दिया जाता था। इसके बाद पोस्टमार्टम शुरू हुआ। इसके बाद हम लोग के पास कागज़ आता है कि इस पर साइन कीजिए, मतलब डेड बॉडी पोस्टमार्टम शुरू किया जाए। तो हम बोले कि सर जब तक पूरा बॉडी हम नहीं देखेंगे कैसे हम लोग साइन करेंगे? उसके साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है वो तो हम लोग को देखने दीजिए। तो वो नहीं देखने दिए तो हम मतलब साइन के लिए इनकार किए। तो बाद में इसके बाद कुछ देर के बाद मेरी बड़ी बेटी का फ़ोन आता है। तो बड़ी बेटी बोले कि मम्मी वहाँ कौन है? तो हम बोले कि तुम्हारा पापा का ही बॉडी है। तो बोला कि बेटी की मतलब मम्मी पापा को जितना जल्दी हो सके मतलब लेके आइए। तो हम बोले कि ठीक है। तो इसके बाद ये हम माम को बताए कि बड़ी बेटी का कॉल आया रारान का, तो ऐसे बोल रही है तो मतलब क्या करें? तो बोला कि मतलब हम लोग ले जाएंगे। तब मम्मी साइन किया। इसके बाद हम लोग को डेड बॉडी सौंप दिया। इसके बाद हम लोग मतलब प्रशासन के माध्यम से ही मतलब ले चले मतलब। तो वहाँ पर देखे जब घर में देखे तो मतलब उसके पास मतलब बहुत जला हुआ निशान था, मतलब शॉर्ट सर्किट लगा दिया था जो आपको मतलब दिखा रहे हैं। और 1 जून से वो आर्थिक नाकेबंदी के लिए मतलब वो ये कर रहे थे मतलब। तो अगर मतलब जो जिस जगह से अरेस्ट हुआ था उस जगह में ऐसा कोई चीज़ नहीं था, उनके पास कोई शो नहीं किया है, कोई शो नहीं किया था। तो वो तो वहाँ हथकड़ी लगा हुआ था, कोई किससे भाग सकता? तो मोहनपुर थाना में रख सकता था, पुड़ैयाहाट में रख सकता था, गोड्डा में रख सकता था, मागामाई रख सकता था। तो इतनी रात को उसको ललमटिया का मतलब उधर ले जाने का क्या ज़रूरी था? रहा सवाल मतलब वो तो इतना हालत ख़राब था कि मतलब वो चल नहीं सकता था, फिर मतलब भागने भी नहीं सकता था। प्रशासन के साथ कैसे लड़ सकता है वो मतलब? और रहा एक सवाल 1 तारीख से मतलब 1 जून से उस समाज के लिए मतलब रोज़गार दिलाने के लिए मतलब वो ये सब मतलब ये कर रहे थे, ACL से वगैरह मतलब मांग कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। तो जनता के बीच में वो अच्छी समय बिताते थे और मतलब जनता के हित में मतलब रोजगार के लिए आवाज़ भी उठाते थे। तो क्षेत्र उनको मसीहा के नाम से जाना जाते थे मतलब। और आगे मतलब हम ये कहेंगे कि मतलब ये सब ये बात के मीडिया के माध्यम से आप जितना मतलब पहुंचा सकते हैं मेरा बात उतना पहुंचा करके हमको मतलब CBI जांच की मांग करते हैं मतलब। सुरजा अंसारी होते तो क्या होता? हमको लगता है मतलब अंसारी होते या मतलब हिंदू होते तो